Okay. Yeah, now it should be absolutely clear. I guess the screen is my audio, video, everything clear. मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, वीडियो दिख रहा है प्रॉपरली, स्क्रीन पूरी दिख रही है, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट? यस, पूरा स्टार्ट टू एंड अपन रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके ना, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 6 to 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। अच्छी बात यह कि इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट एज सच नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन स्मॉल थिंग ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्टार्ट टू एंड पूरा सीखेंगे अपन, पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, कौन से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से एग्जाम में, और उसके आंसर्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या लिखना है, वो देख लेंगे। ठीक है, जो जो डाउट है वो साथ में क्लियर करते जाओ। अगर ऑलरेडी आपने ये चैप्टर लिख लिया है, पढ़ लिया है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन दैट ऑलरेडी, तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। नहीं आता, मिस हुआ था, एब्सेंट है, कुछ भी प्रॉब्लम था, तो पूरा जीरो से सीखो। चलो, फंडामेंटल आइडिया क्या है? पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चों, और उसके आजू बाजू सराउंडिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम और सराउंडिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहचान ही यही है कि एक है सेंट्रल एटम और एक है उसके सराउंडिंग डोनर एटम्स। क्या है? सेंट्रल एटम और डोनर एटम्स। रिपीट करते जाएंगे आप साथ साथ में, ठीक है? एक क्या है? सेंट्रल एटम, दूसरा है डोनर एटम। सेंट्रल एटम जो है वो एक्सेप्टर है, और बाहर के जो सराउंडिंग वाले हैं वो डोनर है। सराउंडिंग डोनर्स का नाम है लिगेंड। क्या नाम है बोलो? सराउंडिंग डोनर्स का नाम क्या है? लिगेंड्स, राइट? जैसे कि अगर मैं FeCN6 की बात करूं, किसकी बात करूं? FeCN6, साइनाइड 6 लगे हुए हैं सराउंडिंग द आयन का एटम, Fe का एटम। तो Fe को मैं बोलूंगा सेंट्रल मेटल एटम, CMA, और आयन, अगर आयोनिक फॉर्म में तो आयन बोलूंगा, एटॉमिक फॉर्म में तो एटम बोलूंगा। ठीक है, तो Fe को हम बोलेंगे CMA, और जो सारे के सारे साइनाइड हैं उनको हम बोलेंगे लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। लिगेंड्स का काम क्या है? लिगेंड्स का काम है डोनेट करना। क्या डोनेट करना? क्या देने आए वो? कंबल बांटने आए ठंडी में? नहीं, वो क्या बांटने आए? इलेक्ट्रॉन। क्या डोनेट करने आए वो? इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करेंगे वो? सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इस डोनेशन को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड एमसीक्यूज में काफी आता है, एंट्रेंस में। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। यहां पर मैंने जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताई है कि आयोनिक, कोवैलेंट, मेटालिक, ऐसे अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। इस चैप्टर में अपना फोकस सिर्फ किस पे हुआ है? किसके ऊपर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। ठीक है, ये क्लियर है क्या फंडा? अच्छा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अभी एग्जाम में क्या दिमाग लगाना है, या इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सोचो। जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखे, ये बच्चे रिपीट आप लोग करेंगे सब लोग, क्या है जो आपको क्या स्क्वायर ब्रैकेट में दिखे, वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला हिस्सा है, वो कॉम्प्लेक्स है। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो कॉम्प्लेक्स है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है वो सिंपल, यानी कि काउंटर आयन है। क्या नाम है? काउंटर आयन। 1 मार्क के जो छोटे छोटे आंसर होते हैं ना आपके बोर्ड्स में, उसमें ये टर्मिनोलॉजीज पूछते हैं आपको। टर्मिनोलॉजीज कि काउंटर आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। समझ में आया क्या? सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में रखा हुआ मेटल है। लिगेंड क्या है? जो उसके आजू बाजू है, जो डोनेट करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना? और जो पहचान है उसकी क्या है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो है कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स में ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां तक आई होप क्लियर है। कोई सवाल, कोई डाउट? एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है K4FeCN6। मुझे बताओ, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है यानी FeCN6, ये पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है। K4 उसके बाहर लिखा है तो ये सिंपल है, यानी कि ये काउंटर आयन है। समझ में आ गया? जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो काउंटर आयन। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव। अगर काउंटर आयन नेगेटिव होता तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता? पॉजिटिव। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स ही पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स ही नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, ऐसा भी हो सकता है। क्या ये समझ में आया? ओके, एक शॉर्ट नोट आपके बोर्ड एग्जाम में बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, जो है शॉर्ट नोट किसके ऊपर? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, यानी कि जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं शॉर्ट में? हम लोग इसको क्या बुलाते हैं बच्चों? EDTA। क्या बुलाते हैं? EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये क्यों यूनिक है? 2 चीजें। एक कि इसके ये स्पेशल एग्जांपल है, शॉर्ट नोट में कई बार आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, ठीक है? और MCQs में भी बहुत बार इसके ऊपर पॉपुलरली क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको मैं आपको दिखेगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। 6 क्या है? लिगेंड है, तो इसलिए क्या नाम बोल दिया? हेक्साडेंटेट लिगेंड बोल दिया। क्या बोल दिया?
हेक्साडेंटेट लिगेंड, इट इज ए एग्जांपल ऑफ कीलेट लिगेंड। बहुत लोग चीलेट बोलते हैं, गलत है, चिलेट नहीं, कीलेट। कीलेशन और कीलेटिंग का मतलब कुछ हैवी मेटल्स वगैरह को मिक्सचर में से ट्रैप करके पकड़ के बाहर निकालना, उसको कीलेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो ये ईडीटीए यूज होता है वाटर के प्योरिफिकेशन में। ये एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन बनता है। पिछले साल 2022 के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इनफैक्ट नो सॉरी, दिस ईयर 2023 इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है, आपके पास इथिलीन ग्रुप था, क्या था, इथिलीन यानी कि CH2CH2, उसमें डायमाइन यानी NH2NH2 लगा हुआ था। वो हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया, एसीटेट ग्रुप लगा दिया। 4 एसीटेट लगाए, इसलिए नाम क्या है, टेट्रा एसीटेट। समझ में आया क्या? 4 एसीटेट दिख रहे हैं सबको, 1 2 3 4 दिख रहे, यस और नो? दो अमाइन ग्रुप थे तो डायमाइन, और बीच में क्या था, इथिलीन, इसलिए इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। क्लियर? देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत सिंप्लीफाई अपन करके इसको कर रहे हैं। ठीक है, 4 एसीटेट हो गए, 2 अमाइन हो गए और 1 इथिलीन हो गया, इसलिए नाम ये है। ओके, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। क्या है? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। उसको एक बार पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। हाँ, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 मार्क या 3 मार्क का शॉर्ट नोट आता है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क का। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मैंने यहां पर जैसे चार्ट फॉर्म में लिखा है, आप वैसे ही डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, देखो पहला आप लिगेंड को ऑन द बेसिस ऑफ, तो पहला क्लासिफिकेशन देखो, यहां पर पहला क्लासिफिकेशन क्या है बच्चा लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, 2 डोनर एटम है तो बाइडेंटेट, 3 डोनर एटम है तो पॉलीडेंटेट, ऐसा है। और उस डोनर एटम का नेचर कैसा है वो ध्यान से देखना। अगर वो डोनर एटम मोनो है, मोनो यानी कि एक ही डोनर एटम है, वो लोन पेयर दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। पूरा वर्ड लिख देता हूं मैं आपके लिए, मोनोडेंटेट, डेंटेट लिखना है। ठीक है, अब ये तो नहीं भूलोगे ना, मैं डेंटिस्ट हूं इतना तो याद ही है आप लोगों को, है ना, तो डेंटेट तो नहीं भूलोगे, मोनोडेंटेट। दूसरा क्या आएगा, जिसमें बहुत सारे डोनर आइटम्स है, वो क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेट। तो मुझे बताओ, क्या मैं ईडीटीए को पॉलीडेंटेट बोल सकता था, यस और नो? यस, ईडीटीए को कहना है कॉल इट पॉलीडेंटेट, यस, है ना? ओके, एम्बीडेंटेट का मतलब, एम्बीडेंटेट का मतलब कि कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें दोनों साइड से बॉन्डिंग हो सकती है, दोनों साइड से। एम्बी, एम्बी मतलब एम्फीबियन, एम्बी जैसे बायो में अपन पढ़ते हैं ना, वो लैंड और वाटर वाला, वहां से वो वर्ड आता है। जैसे साइनाइड में CN भी हो सकता था, NC भी हो सकता था, कार्बन से भी बॉन्डिंग हो सकती है, नाइट्रोजन से भी हो सकती है। तो ऐसे जो लिगेंड्स, स्पेशल लिगेंड्स जहां पर दोनों साइड से बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, करेगा एक ही बट पॉसिबिलिटी दोनों साइड से, या तो कार्बन से करेगा या तो नाइट्रोजन से करेगा, दोनों नहीं करने वाला, बट रियलिटी ये है कि दोनों साइड से पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कुछ लिगेंड्स में। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो? ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट। क्या बोलते हैं? स्पेशल ये है एम्बीडेंटेट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तो बहुत इजी है, ये तो इजी कॉमन सेंस की बात है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, सही है ना? कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन कैसा होता है? अगर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम बोले तो होमो या हेट्रो, होमो या हेट्रो बोले तो होमो मतलब जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे हैं, उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोजीनियस, बहुत लोग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं। करेक्ट टर्म इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। समझा क्या? होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक मतलब, जैसे अगर मैं आपको ये एग्जांपल बोलूं कि H2O 6 बार, ऐसा H2O 6 टाइम्स लगा हुआ है क्रोमियम में, तो क्रोमियम पे 6 लिगेंड लगे हैं और 6 के 6 वाटर है, एक जैसे, तो ये कैसा है, होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक? आप बोलोगे होमोलेप्टिक। यही अगर मैं बोलूं कि क्रोमियम पे 2 वाटर लगे हैं, 2 अमोनिया लगे हुए हैं और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो गया, ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। समझ आ रहा है क्या? इजी है, सिंपल है। ओके, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट जो ऊपर लिखा था, उसको थोड़ा और डिटेल में, अगर 3 मार्क के आंसर में ही आ जाता है सपोज, तो आपको और डिटेल में लिखना पड़ेगा। डेफिनेशंस जो उसके फंडे हैं वो, प्लस एग्जांपल्स। मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे दिए हैं, आप एक एक एग्जांपल भी अगर लिखते हो तो बहुत है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, अमोनिया में एक लोन पेयर है, एक अकेला डोनर आइटम है, यस। इथिलीन डायमाइन में बच्चा लोग क्या है, इथिलीन डायमाइन EN,
दो डोनर एटम दिख रहे हैं आपको, और ईडीटीए तो आप ऑब्वियसली अब तो नींद में भी बता दोगे, क्या, पॉलीडेंटेट। आई होप ये क्लियर है लिगेंड्स के एग्जांपल्स और क्लासिफिकेशन, इसमें कोई डाउट, कोई सवाल? ओके। उसके बाद हाउ टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसको सिंप्लीफाई करने, इस चैप्टर को पढ़ने के सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में इसको अपन कर रहे हैं। देखो क्या है, 4 थियरीज एग्जिस्ट करती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, 4 थियरीज। कौन सी 4 थियरीज है? थियरी के नाम एक एक को देख लो, फिर एक एक थियरी को डिटेल में अपन करेंगे। पहला है वर्नर्स थियरी, दूसरा है सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी। कौन सा है? सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी। थर्ड है आपका वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, और चौथा है आपका सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थियरी। चारों थियरीज के नाम देख लो, कौन से बोलो। पहला वर्नर्स, दूसरा सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी, तीसरा वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी, और चौथा सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है। वीबीटी के अंदर हमें पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर करना है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एलएक्यूज, लॉन्ग आंसर्स बनते हैं। और इसमें सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ईएएन, इधर ये ब्रैकेट करके ऐसा अपन लिख लेंगे, ईएएन दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या आता है बच्चों? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। अब एक एक करके थियरीज को देखो। चलो, पहली थियरी क्या बोलती है? वर्नर्स थियरी, है ना। वर्नर थियरी का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज एज इट इज आप देखते जाओ, समझते जाएगा, कोई डाउट है तो पूछो। देखो, सीएमए और सीएमआई यानी सेंट्रल मेटल एटम में 2 टाइप की वैलेंसी होती है। कौन सी? एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी, एक प्राइमरी वैलेंसी ऑब्वियसली और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी है? वेरिएबल। मतलब क्या? जैसे कि आयन में फेरस और फेरिक अलग अलग हो सकता है। जैसे आप बोलो स्टैनस टिन में, और स्टैनिक किया है हमने, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, अलग अलग नंबर है ना, +1 +2 +2 +4, यहां पे +2 +3। समझ आ रहा है क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो सकता है? वेरिएबल। पर सेकेंडरी वैलेंसी, वर्नर की थियरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो बोलता है सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स। मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके पास जो नंबर है, जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं ना, जैसे आयन के पड़ोस में कितने लिगेंड लगने वाले हैं, ये बात फिक्स्ड है। कितने लगने वाले हैं? 6 लिगेंड लगने वाले हैं। ठीक है। कॉपर के पड़ोस में कोई भी, आप लिगेंड्स में आप एल लिख रहा हूं, मतलब समझ गया, लिगेंड लिख रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी लिगेंड होने दो। समझ आ रहा है क्या? तो कॉपर के बाजू में 4 लिगेंड्स लगेंगे। बात ये है। तो ऐसे हर मेटल की एक्चुअली एक फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसमें एक एक्सेप्शन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है Fe में CO5, जब आयन का CO के साथ बॉन्ड बनता है तो वो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, वो एक एक्सेप्शन है। बट आप इन जनरल मान के चलो कि आयन के लिए कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। क्रोमियम के लिए कितना है? 6। कोबाल्ट के लिए कितना है? 6। ये 3 हो गए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। ठीक है। फिर कॉपर के लिए है 4, निकल के लिए है 4, ओके, और सिल्वर के लिए है 2। इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फिर से देख लो एक बार, हाईलाइट कर रहा हूं, आयन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, निकल और सिल्वर। समझ आ रहा है क्या? यहां पर मैंने वैसे लिखा हुआ है, बाय द वे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लो अच्छे से। यहां पर देखो, सिल्वर, निकल, कॉपर, आयन, कोबाल्ट और क्रोमियम, और मॉलिब्डेनम एक एक्सेप्शन था। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है? मॉलिब्डेनम का, दैट इज 8 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। आई होप ये क्लियर है। तो वर्नर थियरी के 3 पॉइंट क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। 2 टाइप की वैलेंसी होती है, कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। तीसरा, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है। और फालतू जो पॉइंट है 2, कि वो डायग्राम कैसा ड्रॉ करने का, प्राइमरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखाने का, सेकेंडरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाने का। कैसा दिखाने का? डॉटेड लाइन से। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हम अगर क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाने जाएंगे वर्नर थ्योरी के हिसाब से, तो वो कैसा दिखेगा? देखो जरा, वो ऐसा दिखेगा। दिख रहा है स्क्रीन पे? ये रुक जाओ एक सेकेंड, थोड़ा लैग हो रहा है ना। हाँ, ये दिख रहा है सबको? देखो, ये डायग्राम दिख रहा है। नोट करो कि यहां पर मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, राइट? डॉटेड लाइन बनाई हुई है।
तो ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, यहां पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाना है, डॉटेड लाइन से दिखाना है। आई होप ये क्लियर है बच्चा लोग। यस, तो वर्नर थियरी समझ में आ गई है ना। टर्म्स यूज्ड मैंने आप लोगों को समझा दिए। टर्म्स की मार्किंग प्रॉपर्ली की हुई है, ध्यान से एक बार देख लेना। हर एक डेफिनेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने लिगेंड अटैच्ड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। ये वर्ड्स तो मैंने समझा दिए, बट उसके डेफिनेशंस आपको एक्चुअली वर्ड बाय वर्ड लर्न करने पड़ेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, प्रॉपरली। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द थियरी पेपर, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड में भी, दोनों में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है उनका, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में डिस्टिंग्विश। तो यहां पर डिस्टिंग्विश मैंने एकदम आपको आसान एग्जांपल के साथ में देखो समझाया। क्या है देखो, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग कैटायन होंगे और एक कॉमन एनायन होगा। बोलो क्या मतलब है, दो अलग अलग कैटायन, जैसे कि यहां पे Fe कैटायन है, NH4 कैटायन है, मतलब आयन भी है और अमोनिया भी है। दिख रहा है आप लोगों को, अमोनियम सॉरी, है ना, आयन नहीं लिखूंगा, फेरस लिखूंगा। फेरस सही है ना, फेरस और अमोनियम ये दो क्या हो गया आपके कैटायन, सही है। और सल्फेट क्या हो गया बच्चों, कॉमन एनायन होगा। सल्फेट क्या हो गया, कॉमन एनायन, ठीक है। ये हो गया डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल होता है, कुछ लिगेंड्स होते हैं और एक काउंटर आयन होता है। सेंट्रल मेटल होता है, लिगेंड्स होते हैं और काउंटर आयन होता है। तो मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में, वो ये है कि डबल सॉल्ट का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। डबल सॉल्ट का क्या होता है, बोलो। यस, डबल सॉल्ट्स विल शो, डबल सॉल्ट्स विल शो कंप्लीट आयोनाइजेशन, पूरा का पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगा। मतलब पुर्जे पुर्जे अलग हो जाएंगे उसके, पूरा एक एक आयन अलग हो जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जब बॉन्ड टूटता है तो सिर्फ जो काउंटर आयन वाला है वो टूटता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटता। बात समझे, काउंटर आयन अलग हो जाएगा बट लिगेंड और सेंट्रल मेटल अलग नहीं होंगे, वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स एज इट इज जाएगा। क्या ये हाईलाइट समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन अभी आया? अच्छा, क्या मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ, यस, हाँ, ओके, हाँ हाँ। देखो यहां पे फिर से प्लीज समझो, फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स था वो काउंटर आयन से अलग हो रहा है, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, समझा। लेकिन डबल सॉल्ट में क्या हुआ, सब इंडिविजुअली अलग हो गए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में विल शो डिसोसिएशन ऑफ काउंटर आयन ओनली, समझा ना। कॉम्प्लेक्स ऑफ और काउंटर आयन का ही डिसोसिएशन होएगा। मतलब अगर ये ऐसा है कि ए बी है ना और सी बाहर है, तो इसमें अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ए बी साथ में रहेंगे, वो बोलेंगे हम कहीं नहीं जा रहे भाई, तुम सी को अलग कर दो। और यही ए बी और बी सी ऐसा डबल सॉल्ट रहता तो ए भी अलग हो जाता, बी भी अलग हो जाता और सी भी अलग हो जाता। गया भेजे में? डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ, तो एग्जाम्पल के साथ में आपको ये शॉर्ट नोट आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डिस्टिंग्विश, स्टेट द डिफरेंस। मैंने यहां पे आपके लिए क्वेश्चन भी लिख के रखा है बाय द वे, ये सीबीएसई के पेपर में भी आया हुआ है, मतलब आपके 12th के बोर्ड्स में और स्टेट बोर्ड में भी आया हुआ है। दोनों का एग्जाम्पल एज वेल एज फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो। अच्छा, एग्जाम्पल्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन में ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए।
रोशेल सॉल्ट इज व्हाट? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। एलम इज व्हाट? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एलम समझते हो ना? फिटकिरी बोलते हैं अपन हिंदी में, फिटकिरी। वो शेव करने के बाद जो ऐसा व्हाइट कलर का साबुन जैसा रहता है, ऐसा लगाते हैं, देखा है? या कुछ लोग पानी वाटर प्यूरिफिकेशन, टंकी में पानी वानी स्टोर करते हैं ना, उसमें ऐसा वो कपड़े में फिटकिरी डाल के ऐसा ऐसा करते हैं, देखा होगा। ब्लीचिंग के लिए नहीं, टेक्निकली कचरा निकालने के लिए। तो once you circulate that alum in the water, the dust particles and everything settle down quickly, okay, and then you can filter that, okay। तो रूरल एरियाज में आज भी वो यूज होता है कई बार। गुजराती में उसको फटकरी कहते हैं, हिंदी में फिटकिरी कहते हैं, ओके। तो वो हो गया एलम। एलम याद रखना, एलम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम से वो वर्ड आया एलम। और मोर्स सॉल्ट क्या है? मोर्स सॉल्ट, मोर सॉल्ट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। मोर सॉल्ट आप लोगों ने कहां यूज किया था, याद करो। आप सबने एक्सपेरिमेंट किया है ना, वो कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल्स में कराया होगा। टाइट्रेशन, जो पहला टाइट्रेशन आप यूज करते हो, जिसमें आप वो कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग सीबीआर निकालते हो, ब्यूरेट पिपेट वाला, उसमें मोर सॉल्ट यूज किया रहेगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, ओके। तो ये तीनों डायरेक्ट एग्जांपल है, फैक्चुअल है। आपको इन तीनों के नाम और फॉर्मूले याद करने रहेंगे। एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वो अपन एमसीक्यूज के साथ में और डिटेल में जाएंगे उसमें। तो आई होप ये समझ में आया डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस। फिर वर्नर थियरी हमने कर ली। वर्नर थियरी आपको समझा दी मैंने पूरी की पूरी। वर्नर थियरी को ड्रॉ कैसे करना है, डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, ये भी समझ में आ गया, क्लियर। उसके बाद हमने लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन कर लिए, चार्ज के बेसिस पे और नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बेसिस पे। उसके बाद गारंटीड सवाल, वेदर इट इज योर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गारंटीड क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चन 101%, दैट इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। रूल्स भाड़ में गए, रूल से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपन आईयूपीएससी नेम्स को फंडामेंटली लॉजिक से सॉल्व करते हैं और लॉजिक से ही याद रखेंगे। कैसे, जरा लॉजिक समझना, आईयूपीएससी का लॉजिक, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, सुनो। लॉजिक बहुत सिंपल है। आप एक ट्रिक यूज करोगे जो मैं आपको दे रहा हूं। आप ट्रिक क्या यूज करोगे, ध्यान ध्यान से सुनो। आईयूपीएससी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आप अप्लाई कर लेना सीधा। क्या है देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट से राइट जब जा रहे हो, है ना, लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या करना है। अगर कोई पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है, क्या लिखना है पहले? अगर कोई पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है तो पहले वो लिख लेना है। अगर नहीं है तो छोड़ देना, नहीं आएगा कुछ। पॉजिटिव काउंटर, सुनना मेरी बात ध्यान से और रिपीट करना। क्या लिखना है सबसे पहले? पॉजिटिव काउंटर आयन इफ प्रेजेंट, बरोबर। फिर लिखना है लिगेंड। क्या लिखना है? लिगेंड, लिगेंड का नाम, हर लिगेंड का अपना एक नाम है, वो लिखना है, वो अभी सीखेंगे क्या है। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का नाम। अब यहां पर ध्यान से सुनना, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखते वक्त हमें लैटिन या इंग्लिश, ये चॉइस है। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते वक्त हमें दो चॉइस है, क्या? या तो लैटिन या तो इंग्लिश, है ना। अब सोचोगे हमको इंग्लिश ही ढंग से नहीं आती, लैटिन कहां लिखवा रहे हो भाई? कुछ एलिमेंट्स के अपन लैटिन नेम यूज करते हैं ना, जैसे सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का ऑरम, यस, वैसे ना, ओके। उसके बाद आएगा आपका, अगर नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है तो, अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात है, किसी भी कंपाउंड में या तो पॉजिटिव काउंटर आयन रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा, दोनों तो नहीं होने वाले। लॉजिकल बात है, यस और नो। बात को सुनना और समझना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। और इन दोनों के बीच में, मतलब कि काउंटर आयन लिखने के पहले जैसे ही आपने मेटल लिखा तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर्स, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम के रूल्स इतने घटिया, उसमें रोमन, लैटिन, पता चला वो बोलेंगे तेलुगु, मलयालम, बंगाली सब लिखो तुम, हाँ। तो लेकिन इसमें एक्चुअली आपको
ये ध्यान देना है कि नंबर रोमन में होना चाहिए, नाम लैटिन में कब लिखना है ये भी ध्यान होना चाहिए, और फॉर्मेट क्या है वो ध्यान। तो ठीक है, तो वैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे आप अगर बनाने बैठोगे तो रूल्स की पूरी लिस्ट बन जाएगी, जो फालतूगिरी है, टाइम वेस्ट है। आप सिर्फ ये लॉजिक ट्रिक छोटी सी याद रखेंगे, PLCN, क्या याद रखेंगे, PLCN मतलब मैं पॉजिटिव काउंटर आयन लिखूंगा, फिर लिगेंड लिखूंगा, फिर सेंट्रल मेटल लिखूंगा, फिर नेगेटिव काउंटर आयन लिखूंगा। समझ में आया क्या? ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, इतना बात याद रखना, या तो PLC आएगा या तो LCN आएगा। कर लगा? समझ में आया क्या सबको? या तो पॉजिटिव फिर लिगेंड फिर सेंट्रल मेटल एटम आएगा, या तो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, दो छोटी सी इंपॉर्टेंट बात। एक कि लिगेंड लिख रहे हो तो उसका नंबर लिखना पड़ेगा। लिगेंड का क्या बताना पड़ेगा? इंडिकेट द नंबर। 2 है तो डाई बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक है, सिंपल, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख रहे हो तो क्या जज करना है? अभी बोला मैंने, क्या जज करना है? इंग्लिश या फिर लैटिन। कभी करने का इंग्लिश, कभी करने का लैटिन, वो सीखो। इंग्लिश कब, लैटिन कब? इंग्लिश when complex is positive, Latin when complex is नेगेटिव। समझ में आया? जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो लैटिन, पॉजिटिव है तो इंग्लिश। बाकी फंडामेंटल आइडिया सिंपल है, फिर से देख लो। पॉजिटिव काउंटर आयन लिखना है, लिगेंड लिखना, उसके साथ में उसका नंबर लगाना जरूरी है। सेंट्रल मेटल एटम लिखना, उसको इंग्लिश या लैटिन ऑप्शन दिया। जब भी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो इंग्लिश, नेगेटिव है तो लैटिन। उसके साथ में राउंड ब्रैकेट करके उसका नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना कंपलसरी है रोमन नंबर में, और अगर नेगेटिव काउंटर आयन एग्जिस्ट करता है तो वो लिखना है। गया भेजे में, राइट? अब आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट किए आपके लिए, और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, मैं पहले भी क्लास में वैसे कह चुका हूं। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक है, तो आप स्टेट बोर्ड के जो आंसर्स हैं, जो नाम दिए हुए हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे ध्यान से। ठीक है, एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम ऑलमोस्ट 90% कंपाउंड्स आपको सेम मिलेंगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सेम है। उसमें ज्यादातर जगहों पे आपको प्रिंटिंग एरर नहीं मिलेगा, स्टेट टेक्स्ट बुक में कई जगह पे प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, तो जहां पर देख सकते हो आप, आई थिंक सो स्टेट टेक्स्ट बुक में ना, ये पूरा जो सेक्शन है, इनके आंसर्स को आप इग्नोर करो, सारे गलत नहीं है बट मिस्टेक्स हैं कहीं कहीं, अपन सारे के सारे यहां पर ही सॉल्व करके लेते, चलेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, जो अभी ट्रिक सीखी उसको अप्लाई करो, 5 मिनट में सारे आंसर फटाफट बना लो। चलो, NiCN4 2-, सबसे पहले क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स कैसा है। मैं जूम कर दूंगा आप लोगों के लिए, थोड़ा जूम कर दिया, देख लो, क्लियर दिख रहा होगा। NiCN4 2-, बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव। तो याद रखना कि लैटिन या इंग्लिश, लैटिन। अब आप बोलोगे सर लैटिन ठीक है, बट निकल का लैटिन नेम मालूम नहीं है। भाई निकल का लैटिन नेम निकल ही है, ज्यादातर मेटल्स का इंग्लिश और लैटिन नेम सेम है, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। 3-4 ऐसे हैं जिसके आपको नाम याद रखने हैं, आयन का फेरस, गोल्ड का ऑरम, सिल्वर का अर्जेंटम, टिन का स्टैनम, बाकी सब में कोई टेंशन की बात। और लेड का प्लमम, लेड का क्या है पता है ना सबको, लेड का क्या नाम है, पीबी यानी कि प्लमम। ठीक है, प्लम बम बोलते हो आप लोग, हाँ हाँ, बम नहीं बोलना है गंदे बच्चों। एक्चुअली प्लमर, जैसे वो पुराने जमाने में ना प्लम्बिंग के पाइप्स होते थे ना, वो लेड से बनाए जाते थे, इसलिए उसका नाम वो प्लम्बिंग और प्लमर और प्लमम वहीं से वर्ड आया एक्चुअली। ठीक है, तो यहां देख लो, तो NiCN4 में नेगेटिव है, तो हमें पता है अच्छा निकल। और लैटिन इंडिकेशन के लिए हम एंड में क्या लगाते हैं, 8। लैटिन के साथ क्या लगाते हैं, लैटिन के साथ क्या लगाते हैं, ATE, तो निकल 8। ओके, तो अब हम फॉलो करते हैं हमारे रूल। देखो, सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 4 लिगेंड है, तो टेट्रा। कौन सा लिगेंड है, साइनो, समझा? कौन सा लिगेंड है, साइनो। सेंट्रल मेटल एटम क्या था, निकल, पर ये नेगेटिव था तो 8, निकल 8। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 2। कैसे निकाला, Na प्लस साइनाइड का नंबर क्या था, 4 साइनाइड थे, साइनाइड का -1 होता है मालूम है आपको, इक्वल टू
-2 कहां है यहां -2? ये रहा ऊपर टॉप पे, देखो क्या है -2 है ना। तो निकल का नंबर क्या निकल के आया? +2। निकल का निकल के आया, वाह वाह वाह। हाँ बकवास जो, तो निकल का क्या? +2, समझा क्या? ये ऐसा, और ये पूरा का पूरा एक आयन था तो आगे क्या लिख दिया? आयन। इसका नाम देखिए, आप खुद से जज करिए, बताइए बच्चों क्या आएगा, बोलो पहले। अच्छा ये नेगेटिव है तो कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट है ना। ये C2O4 का नाम ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट नहीं ऑक्सलेटो, लेटो, ऑक्सलेटो, ठीक है। ऑक्सलेटो मतलब ऑक्सलेट थक गया है, लेटो। तो कितना ऑक्सलेटो? ट्राई ऑक्सलेटो, क्यों दिख रहा है ये 3 है। ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट आयन, समझा? देखो ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट आयन, क्लियर, इजी, सिंपल। यस सो नो? यस। यहां पर इसका नाम बताइए, चलो क्या है? ये नेगेटिव है तो आयन या फेरस? पहली बात फेरस, क्यों? लैटिन। तो फेरस या फेरेट? तो फेरेट, क्योंकि सर ये नेगेटिव है, समझा? कितने लिगेंड है? 6, तो हेक्सा। साइनाइड है तो साइनो, फेरेट, और 2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर, गया भेजे में। यस और नो? यस, वेरी ओके। यहां पर पूरा पूरा कंपाउंड है, ये देखो पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है, यस, तो उसका नाम लिखा पहला, क्या लिखा? सोडियम। फिर कितने लिगेंड? 6, 6 हेक्सा। NO2 है, NO2 का नाम नाइट्राइटो, NO2 का नाम बोलो नाइट्राइटो। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर होता है, क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है तो बताना पड़ेगा कि बॉन्डिंग कौन से साइड से हुई। जैसे अगर साइनाइड था तो कार्बन भी पॉसिबल था, नाइट्रोजन भी पॉसिबल था, बरोबर है ना। वैसे ही अगर NO2 है तो नाइट्रोजन के साथ से भी बॉन्डिंग पॉसिबल है और ऑक्सीजन के साइड से भी बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, यस और नो, कि भैया कहां से बॉन्डिंग हुई, सर से कि पैर से, है कि नहीं। तो यहां पर ये एन डाल के मैंने क्या इंडिकेट किया बताओ? एन डाल के क्या इंडिकेट किया बताओ? कि कहां से बॉन्डिंग हुई थी? नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई थी, समझा क्या? अगर मेरे को ऐसा लिखा हुआ मिलता, बोलो, तो मैं क्या लिखता बताओ? कहां से बॉन्डिंग हुई? यहां पर ऑक्सीजन से हुई, तो मैं लिखता नाइट्राइटो ओ, समझा? यस और नो? फिर से देख लो, सेम वे आपको यहां पर भी मिलेगा। अब मुझे बताओ, SCN का नाम है थायोसाइनेटो, क्या नाम है? क्या नाम है? थायोसाइनेटो। तो इसको क्या बुलाऊं? थायोसाइनेटो S। इसको क्या बुलाऊं? थायोसाइनेटो N, समझा? जब नाइट्रोजन के साइड से बॉन्डिंग हुई तो क्या बोलूंगा? थायोसाइनेटो N। जब सल्फर के साइड से बॉन्डिंग हुई तो थायोसाइनेटो S, करेक्ट। और फॉर दिस यू कैन कॉल इट थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो ऑल्सो, वो भी चलेगा। ये आइसो, ये थायोसाइन, क्योंकि साइनाइड और आइसोसाइनाइड ऐसा, समझा ना? ये क्लियर हुआ क्या? यस। खुद से आप जज कर पा रहे हो नाम अभी? बताओ मेरे को। चलो नेक्स्ट वाले का नाम आप लोग बताओ जल्दी जल्दी, क्या आएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, समझे? देखो जूम करता हूं, ध्यान से देखो। पोटेशियम बाहर है, कितने? 3। C2O4 बोले तो ऑक्सलेटो, और एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, क्यों? काउंटर आयन पॉजिटिव था तो ये कैसा था? नेगेटिव, समझा? इजी हो गया। ये वाला देखिए, चलो नेक्स्ट ये वाला देखिए बच्चों, इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब यहां पर ये रहा कॉम्प्लेक्स और ये रहा बाहर नेगेटिव काउंटर आयन, दिख रहा है क्या? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स, और बाहर जो है वो क्या है? नेगेटिव काउंटर आयन। तो शुरू कैसे करेंगे? 4 आपके पास अमीन है, अमीन, अमोनिया नहीं। NH3 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री NH3 का नाम है अमीन। और Br2 का नाम क्या है? ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमो। क्या नाम है? ब्रोमो। अब बहुत यहां पर यूनिक चीज हो रही है, ध्यान देना, बहुत यूनिक चीज हो रही है। क्या यूनिक चीज हो रही है? कि सर यहां पर इधर भी ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है। ये सवाल आता है, ये सवाल आपका आएगा कि सर यहां दोनों जगह है तो क्या करना है? तो भैया जो ब्रोमीन बाहर है उसका नाम ब्रोमाइड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम ब्रोमाइड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसका नाम ब्रोमो है।
समझा कि नहीं समझा? राइट? जैसे टप्पू के पापा का नाम जेठालाल है, दोनों नाम सही है, टप्पू के पापा भी सही है और जेठालाल भी सही है, तो यहां अंदर वो जेठालाल है और बाहर टप्पू के पापा है। समझा? यानी कि यहां पर वो ब्रोमो है और यहां पर वो ब्रोमाइड है। समझ में आया कि नहीं? यस, ऑल द तारक मेहता फैंस इन द हाउस। ठीक है। टप्पू के पापा आजकल वो आती नहीं है ना, कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, दया बहन नहीं आती, ऐसा सुना मैंने। बेचारे लोग परेशान है, पता है इतना लोग मोदी जी के वो लक्षद्वीप के ट्रिप से परेशान नहीं जितना लोग दया बहन के नहीं आने से परेशान है। दुखी है पब्लिक भाई। ऑल द तारक मेहता फैंस एंड अनुपमा फैंस, टॉक्सिक पीपल। चलो यहां देखो, आई होप तुम लोग अनुपमा नहीं देखते हो, पढ़ाई करते हो बैठ के चुपचाप। हाँ पता है, अनुपमा का महा एपिसोड है सर बोर्ड्स के पहले। चल यहां देखो, हाँ नेक्स्ट देखो यहां पर तीन आपके पास CO3, एक एक CO3 यानी कि कार्बोनेटो, कार्बोनेट नहीं कार्बोनेटो, CO3 का नाम क्या है? कार्बोनेटो। और अमीन, 5 अमीन है तो पेंटा अमीन। क्या है? 5 अमीन तो पेंटा अमीन। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना ये तो किसी गधे को भी पता है यार, ऑर्गेनिक हमेशा बचपन से पढ़ रहे हो। कभी भी जब मल्टीपल आएंगे तो क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अमीन पहले आएगा या कार्बोनेटो? ऑब्वियसली क्या आएगा? पहले अमीन आएगा, क्योंकि वो ए से शुरू होता है, कार्बोनेटो सी से शुरू होता है। समझ में आ रहा है क्या? अमीन कितने थे यहां पर? 5 यानी पेंटा अमीन। ठीक है। कार्बोनेटो कितने थे? 1, तो कार्बोनेटो। कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा या कोबाल्टेट? कोबाल्ट लिखा। क्यों? क्योंकि काउंटर आयन नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, सुन लो फिर से स्लोली, आराम से सुनो। काउंटर आयन कैसा है? नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। तो कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट। इंग्लिश समझा? कोबाल्ट। क्लियर है ना? और क्लोराइड बाहर। अच्छा ये बताओ, अगर यही Cl अंदर होता तो क्या होता? क्लोरो हो जाता। समझ में आया क्या? इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। चलो इसका नाम आप लोग बताओ क्या है? बताओ इसका नाम क्या आएगा? चलो क्या नाम आएगा इसका? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमीन या एक्वा? वाटर को वाटर नहीं बोलने का, क्या बोलने का है? एक्वा। क्या बोलने का है? एक्वा। क्या आएगा पहले, अमीन आएगा कि एक्वा आएगा? पहले अमीन आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कितना अमीन? 5, मतलब पेंटामीन। फिर एक्वा एक ही है तो एक्वा। कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट, क्योंकि इंग्लिश है ना। और आयोडाइड बाहर है ना, तो आयोडाइड। देखो नाम, अभी देखो समझ में आया क्या? पेंटा अमीन एक्वा कोबाल्ट 3 आयोडाइड। समझ में आ गया? इजी है। यस। अगर किसी का 0 ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता, क्या 0? कोई चार्ज नहीं है यहां पे, तो रोमन नंबर में 0 को वैसा लिखने का O। ठीक है। तो यहां देखोगे तो 5 कार्बोनिल डाले हुए, क्या डाले हुए? 5 कार्बोनिल। और Fe को क्या बोलेंगे? आयन। इंग्लिश है भाई, क्योंकि न्यूट्रल है, नेगेटिव तो है नहीं, तो आयन। अच्छा यही अगर मैं आपको बोलता कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, सपोज, वैसे इस पे आएगा नहीं, बट बता रहा हूं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप आयन बोलते या फेरेट बोलते? नेगेटिव चार्ज होता तो आप बोलते फेरेट। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ओके। यहां पर मैंने आपके लिए एक प्यारी सी लिस्ट बना दी है, आप इसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये लिस्ट काय की है? ये एम्बिडेंटेड लाइगेंड की लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की लिस्ट है। देखो, साइनो आइसोसाइनो, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, थायोसाइनेटो एस और थायोसाइनेटो एन। समझा? सेम टू सेम लिस्ट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, एग्जैक्ट सेम टू सेम लिस्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। कैटायनिक लिगेंड्स हमारे सिलेबस में वैसे बोर्ड लेवल पे ज्यादा नहीं है, इसमें मैं फालतू में उस पर जाऊंगा नहीं। NO प्लस बनता है, बट अपने को फिलहाल उसकी बात नहीं करनी है। न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब जिन पे चार्ज नहीं है, और एनायोनिक लिगेंड्स यानी कि जिन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, वो थोड़ा सा रटने का काम है, थोड़ा मेहनत का काम है, बट आई एम सॉरी वो करना पड़ेगा। कौन से नाम? ये सारे आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 196, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 196 मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। वहां पर आपको देखना है, वहां पर देखना है कि हर एक लिगेंड का
आप क्या नाम यूज करेंगे और हर एक मेटल का आप क्या नाम यूज करेंगे। इसमें से वैसे ज्यादातर हमने कवर कर लिए, अगर आप देखेंगे वी कवर्ड ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, साइनो, नाइट्राइटो। ये जो है इसको नाइट्रे, अगर NO3 होता तो नाइट्रेटो बोलना था, और NO2 है तो नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O ये बोलना है, बरोबर। फिर SCN, NCS ये तो मैंने बता दिया आपको कौन से, ये सब एम्बिडेंटेट हो गए। हाइड्रोक्साइड बिकम्स हाइड्रोक्सो, कार्बोनेट बिकम्स कार्बोनेटो, ऑक्सलेट बिकम्स ऑक्सलेटो, इजी टू रिमेंबर। वाटर बिकम्स एक्वा एंड अमोनिया बिकम्स अमीन, ठीक है। और ये स्टेट टेक्स्ट बुक वाले गधों ने कार्बोनिल, कार्बोनिल लिखा है, कार्बोनिल नहीं, वो कार्बोनिल है, ठीक है। अरे समझा क्या, कार्बोनिल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप कार्बोनिल ही होता, मालूम है आपको, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं उसमें। ओके, तो लिगेंड्स तक क्लियर हो गया और IUPAC नेम तक क्लियर हुआ, है ना। उसके बाद आता है सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जो सेकंड थ्योरी थी हमारी, वर्नर हमारी कंप्लीट हुई, उसके बाद IUPAC नेम हमने देखे। अब हम चल रहे हैं इस पे सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, यानी कि सेकंड थ्योरी। अब सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अपने आप में कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं, बकवास चीज है। उसमें क्वेश्चन आपका बनेगा EAN रूल पे। किस पे बनेगा, EAN रूल। व्हाट इज EAN रूल? EAN रूल इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बोर्ड एग्जाम्स में और एंट्रेंस में दोनों में, बट खास करके अभी बोर्ड्स की अपन बात करें थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है EAN का, कई बार MCQ फॉर्मेट में भी आ जाता। क्या बोलता है EAN रूल? EAN रूल का सिंपल सा फॉर्मूला है EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। प्रॉब्लम ये आती है आप लोगों को कि Z माइनस एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला तो चलो याद हो गया, Z क्या है, X क्या है, Y क्या है, ये गड़बड़ हो जाती है, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान दो। EAN क्या है, Z minus x plus y, where Z is atomic number, X is the number of electrons lost, ऑक्सीडेशन नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स चले गए ना आयन बनाते वक्त वो, एंड Y is the number of electrons gained from the ligand। सुनना ध्यान से, एक मेटल है, मान लो एक मेटल है आयन, ठीक है, उसके बाद 26 इलेक्ट्रॉन थे। एक मेटल था जिसके पास 26 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कि Fe, बरोबर, एग्जांपल दे। अब ये Fe बोलता है मेरे को Fe2+ बनने का, क्या बनने का है, Fe2+। तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बताओ मेरे को, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यस और नो। तो कितने बचे, 24। अब 6 लिगेंड आए, हर लिगेंड एक लोन पेयर लेके आया, तो टोटल उसको कितने इलेक्ट्रॉन लाके दिया, 12। तो कितने हो गए टोटल, इफेक्टिवली कितने आ गए उसके पास, 36, यानी कि 36। समझ में आया क्या? तो इफेक्टिव नंबर 36 पहुंचा। आई होप ये क्लियर है, यस। तो EAN रूल का कुछ एग्जांपल्स अपन सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देख लो जरा EAN रूल के कुछ एग्जांपल्स। फिर से फॉर्मूला एक बार देख लेना बच्चों, EAN क्या है, Z माइनस एक्स प्लस वाई, समझा क्या? और मैंने यहां पे क्लियर कर दिया आपके लिए कि Z क्या है, X क्या है और Y क्या है, ध्यान से देख लो। Z है एटॉमिक नंबर, X है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और Y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम द लिगेंड। इसमें प्रॉब्लम कहां आती है, मैंने आप लोगों को देखा, आप लोग कहां गलती करते हो, आप एटॉमिक नंबर याद करने में ही पैदल हो। अगर एटॉमिक नंबर ही नहीं पता तो फिर EAN रूल का तंबूरा लगाओगे फिर। तो इसीलिए क्या लगाना है, क्या याद करना है, पहले पूरी 3D सीरीज का, पूरी 3D सीरीज का क्या याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा बॉस, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए ट्रिक क्या थी बताना, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ऐसा बोला था ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, नंबर 21 to 30। क्योंकि ये एग्जाम में वो लिख के नहीं देगा, ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है। याद नहीं है तो अभी ही 10 सेकंड लो और याद करो आराम से, क्या है बताओ, रिपीट करो क्या है, बोलते जाओ, मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, आप लोग बोलते जाएंगे। क्या करेंगे बोलो, पहला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सचिन तेंदुलकर नहीं लिख के आना है एग्जाम में, एग्जाम में स्कैंडियम टाइटेनियम लिखना है। पता रहा सचिन तेंदुलकर लिख रहे हैं, फिर सचिन खुद आएगा तुमको थप्पड़ मारने, पता है ना, सचिन आएगा। सचिन को वो देखा था कि रील बहुत फेमस हो रहा है, वेयर हेलमेट एट बैक ऑल्सो, ड्राइव सेफली।
सचिन की आवाज हंसी आती है मेरे को। ऐसा भी अपन सचिन के फैन हैं बट फिर भी। ओके, तो 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर्स अगर आपको याद हैं तो ध्यान से देखना। एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लिगेंड्स। ठीक है, ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिलता है। जैसे कि यहां पर K4FeCN6 में आपको बता दिया कि आयन वाज नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर 2 था। ऑक्सीडेशन नंबर 2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो -2, और 6 लिगेंड आए तो 12 इलेक्ट्रॉन लाए, यानी कि 36 उसका इफेक्टिव नंबर बन गया। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग कर सकते, जैसे कि ये वाला ले लो, कोबाल्ट, NH3 और क्लोरीन। अब यहां पर मैं ये छुपा देता हूं, है ना, आप खुद से जज करो। चलो, कोबाल्ट क्या है, नंबर 27। अभी क्लोरीन 3 माइनस लेके आया, 3 क्लोरीन मतलब 3 माइनस, तो इस पूरे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज किया था 3+। अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, मतलब कोबाल्ट का 3+ था, कोबाल्ट का 3+ था, मतलब 27 में से कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, 3, ये रहा। और 6 अमोनिया आए तो 12 इलेक्ट्रॉन लाए, तो नंबर टोटल कितना आ गया, 36। समझ में आया क्या? एक चीज आप, अगर आप समझदार हो तो आपने ऑब्जर्व कर ली होगी, वैसे आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व कर ली होगी, क्या कि सर बार बार आंसर 36 ही आ रहा है, कभी कभी 35 आ जाता है, बट ज्यादातर तो आपका आंसर 36 ही आ रहा है ना। तो ये इससे एक हिंट मिला, हिंट मतलब गलत हिंट नहीं लेना है, ठीक है। ये पता चला कि एग्जाम में कुछ नहीं आया तो हर जगह 36 ही चेप के आ गए। बट अगर दिमाग नहीं चल रहा है और डी ब्लॉक का मेटल दिया है 3D सीरीज का, ठीक है ना, तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला भूल गए हो, ऐसा ना हो, होपफुली नहीं होगा एग्जाम के दिन, बट फॉर्मूला भूल गए, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट 36 जरूर लिख के आ जाना। 90% चांस है कि तुम्हारा आंसर सही होगा। समझा क्या? हाँ, वैसे कैलकुलेशन करना, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप रट्टा मार के जाओ, ठीक है ना। ओके, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए वो IUPAC नेम्स भी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए, वो आप सारे गो थ्रू कर लेना इसमें से। ओके, आइसोमेरिज्म लास्ट में करेंगे, रुक जाओ, आइसोमेरिज्म लास्ट में करेंगे, पहले आ जाएंगे अपन किस पे, VBT। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया बच्चों। वर्नर्स थियरी थी पहली, सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी में क्या था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सेकंड था, है ना। नेक्स्ट है हमारी थियरी, बहुत ही फेवरेट और लॉन्ग आंसर, LAQ आता है, 3 मार्क 4 मार्क का बड़ा बड़ा आंसर आता है इसमें से, VBT में से, पॉइंट्स ऑफ VBT, ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, वो तो है ही, प्लस एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ VBT। ये बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था, आई थिंक COFE F6 पे आया था जहां तक मुझे याद है, या एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आया था टेक्स्ट बैक में से, वो अपन सॉल्व करेंगे अभी। तो द आइडिया इज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताने की कोशिश करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद। सो VBT में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने, मेजर 3 पॉइंट्स, ओके। उसके बाद अपन एक पूरा फ्लो चार्ट करेंगे कि VBT को किस तरह से लिखना होता है, बट पहले 3 पॉइंट्स मैं हाईलाइट करा रहा हूं, समझा रहा हूं, उनको ध्यान में रखो। फिलहाल 2 सेकंड सिर्फ मेरे पे फोकस रखो, मैं जो समझा रहा हूं उस पर, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर फोकस मत करो, मुझ पे फोकस करो। सुनो, VBT में सबसे पहली बात यह है कि मेटल जो है वो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और कोऑर्डिनेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा बोलो, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और कोऑर्डिनेटेड स्टेट, ये 3 स्टेट में मेटल एग्जिस्ट करेगा। VBT का पहला लॉजिक तो ये है, ठीक है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में करते थे ना, वैसे ही, जैसे आप पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा एक्साइट हो जाता है, ऐसा जंप मारता है, और उसके बाद फिर लिगेंड आता है। तो पहला फंडा तो ये था VBT का। दूसरा फंडा है कि लिगेंड जब भी आएगा तो वो कोशिश ये करेगा कि जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उनको ऑक्यूपाई करे। लिगेंड आएगा तो क्या करेगा, कोशिश क्या करेगा बोलो, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उनको लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे, ये उसकी कोशिश रहती है, ये उसका अटेम्प्ट होता है, बरोबर। ये सेकंड। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मेजर मिस्टेक्स होती है कॉन्सेप्चुअली, ध्यान से सुनना, आई होप माई वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल, लेट मी नो, ओके, प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग स्लो। थर्ड पॉइंट इज, लिगेंड जब आएगा तो वो मेटल के एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा, ये डिपेंड करता है वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। सुनना फिर से, लिगेंड आया, लिगेंड 2 टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग या वीक। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा, अगर वो वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। समझ में आया? क्या याद रखेंगे,
स्ट्रांग है तो पेयरिंग करवाएगा, वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। क्लियर? हाँ। अब इसको अपन ने ना पढ़ते वक्त थोड़ा सा एक फनी तरीके से पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। तो ऐसा किया था, बहुत लोग एब्सेंट भी थे आई थिंक उसमें ना, तो फिर से पूरा जीरो से ही सीखेंगे अपन इसको। एक अच्छे इसमें स्टोरी फॉर्मेट में अपन ने किया था क्या, कि आप हो आयन, आप क्या हो आयन, और ये जो आयन के सारे डब्बे हैं, ये जो ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं ना यहाँ पे, ये है आपका बंगला, एक बड़ा सा बंगला है, आपके घर है, और उस घर में बहुत सारे खाली खाली कमरे पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे खाली रूम्स हैं, और आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, मेहमान मतलब लिगेंड, समझे क्या? आप आयन हो, आपके घर में ऑलरेडी 26 लोग रहते हैं, बट इतना बड़ा बंगला है आपका, बहुत अमीर आदमी हो आप, अंबानी के चचा लगते हो आप, है ना, और उसमें बहुत सारे रूम है, बहुत सारे खाली जगह पड़ी हुई है, और आपने मेहमानों को इनवाइट कर लिया, और आपके पास है एक आउट हाउस, आउट हाउस मतलब बाहर वाला, और घर के अंदर भी जगह है, घर के अंदर भी कहीं कहीं जगह है थोड़ी थोड़ी, बट बाहर जगह बहुत सारी आपके पास अवेलेबल है। अब जो मेहमान आ रहे हैं, यानी जो लिगेंड आ रहे हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो नखरे वाले मेहमान है, और एक है जो बहुत एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। ये स्टोरी थी अपनी, याद है ना? एक नखरे वाले मेहमान होते हैं और एक एडजस्टिंग नेचर के मेहमान होते हैं। अब आपके साथ दिक्कत क्या हो गई कि आपका जो आउट हाउस है, मतलब घर के बाहर का जो एरिया था, वहां पे रूम तो है लेकिन वहां एसी नहीं चल रहा, और घर के अंदर जो है रूम, जहां पे थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, वहां पर एसी वेसी सब सुविधा है। तो जो नौटंकी वाले मेहमान है, जो नखरे वाले, वो क्या बोलेंगे कि आप लोग एडजस्ट करो, हमको तो अंदर ही रहना है, अच्छे वाले रूम में ही रहना है। और जो अच्छे सरल व्यक्ति है, जो अच्छे मेहमान है, एडजस्टिंग नेचर के, वो बोलेंगे हम बाहर रह लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, राइट? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलते हैं कि आपके घर के जो लोग सिंगल सिंगल कमरे में है ना, उनको आप एडजस्टमेंट करवाओ। क्या करवाओ? एडजस्टमेंट, यानी कि उनकी पेयरिंग करवा दो। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। जूम करके दिखाऊं, देखो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये चारों इलेक्ट्रॉन खाली पड़े थे, सिंगल सिंगल पड़े थे, यस और नो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो उसने क्या बोला, आप यहां एडजस्ट हो जाओ, आप यहां एडजस्ट हो जाओ, तो दो कमरे हमारे लिए अंदर खाली हो जाएंगे, दो ऑर्बिटल हमारे लिए क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। ये कब पॉसिबल था? जब लिगेंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग था। लिगेंड कैसा था बोलो? स्ट्रॉन्ग था, बरोबर। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयरिंग कराई, यस। पेयरिंग कराने से फायदा क्या हुआ कि लिगेंड को, मुझे बताना, लिगेंड को इनर ऑर्बिटल अप्लाई ऑक्यूपाई करने मिला या आउटर? इनर। स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसने अंदर एडजस्टमेंट करा के अंदर के ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लिए। तो आपके दिमाग में एकदम सिंपल एक लाइन में बात क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, स्ट्रॉन्ग है ना तो वो इनर में आएगा, और वीक है ना तो आउटर में रह लेगा। समझ में आया क्या? बेचारा एडजस्टिंग नेचर का गरीब सा अच्छा सा सिंपल सा मेहमान है, अपने यहाँ पे आया, तो उसको बाहर रुका देंगे बिना एसी वाले कमरे में, और कोई नखरे वाला झगड़ा करने वाला आदमी आएगा तो उसको अंदर रुकाएंगे अच्छे कंफर्टेबल रूम में। तो इनर और आउटर समझ में आया क्या? इनर और आउटर, यस, है ना? ये लॉजिक समझ में आया? आपका अगला सवाल ये होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है? बताऊंगा, अभी रुक जाओ, बताता। तो यहां पर जब भी वीबीटी के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्लेन दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, ऐसा आएगा। क्या आएगा? एक्सप्लेन, एक कोई तो कंपाउंड देगा वो और बोलेगा एक्सप्लेन दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। ओके, तो ऐसा कंपाउंड आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले उसका डिसोसिएशन कराना। क्या करना है स्टेप नंबर 1 में? डिसोसिएशन, मतलब काउंटर आयन अलग कर दिया और कॉम्प्लेक्स को अलग कर दिया। ये समझा क्या? बोलो यस और नो। यस। स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकाल लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इजी है, जितने लिगेंड लगे हुए हैं, जितने डोनर एटम लगे हुए हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंधे तो नहीं दिख रहा है, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझा? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? अपने को मालूम है कि Fe निकालना है। साइनाइड क्या था? 6 बार, और इक्वल टू -4। कहां से आया -4? ये रहा, देखो यहां से मिला -4, है ना? तो आयन का क्या निकल के आया? ऑक्सीडेशन नंबर +2। सो फार एवरीबॉडी विद मी? जैसे ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया, बाकी बहुत ही आसान हो जाता है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और कोऑर्डिनेटेड स्टेट लिखना है। क्या लिखना है बोलो? रिपीट करेंगे, क्या लिखना है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेटेड स्टेट या कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते, है ना?
अब उसमें मैं सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहा हूं, मतलब 18 तो 26 में से 18 तो आर्गॉन हो गया, ये वो ठीक है, मैं आउटर मोस्ट लिख रहा हूं। ट्रिक आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं क्लास में वैसे भी, बट फिर से देख लो, वेरियस लेक्चर्स में वी डिस्कस दिस। अगर आयरन 26 है तो वो 3d6 होगा, अगर कोबाल्ट 27 है तो 3d7 होगा, अगर जिंक 30 है तो वो 3d10 होगा, अगर क्रोमियम 24 है तो वो 3d4 होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर आयन वॉज 3d6 4s2, 3d6 4s2। अब फोर्थ शेल चालू हुई तो 4p और 4d खाली पड़े, यस और नो? 4p 4s 4p 4d सब है, 4s ऑक्यूपाइड था, 4p और 4d खाली पड़े थे आयन के लिए। समझा? यस और नो? 4p और 4d वर एम्प्टी, आउटर में पड़े हुए थे, 4s में इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर सिंगल सिंगल थे। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो अनपेयर्ड है इनकी पेयरिंग करानी आगे। फिर Fe2+, कहां से मिला Fe2+? ये रहा, देखो Fe2+ मिला, Fe2+। ये जो Fe2+ था, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कहां से निकालेंगे? यहां से निकाल दिया, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या हो गया? 4s भी 0 हो गया। तो अब ये सारे कमरे खाली हो गए। अब आपको कितने साइनाइड को ऑक्यूपाई कराना था, कितने साइनाइड को लाके रुकाना था अपने घर पे? 6 साइनाइड। हर साइनाइड 2 सूटकेस लाया भर के, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। समझा क्या? 6 मेहमान आया और गधे 12 बैग लेके आए। ओके, तो आपने क्या किया कि इनकी पेयरिंग करा दी, और 1 2 3 4 5 और 6 साइनाइड यहां पे ऑक्यूपाई करा दी। प्रेजेंटेशन देखो एग्जाम में ऐसे ही प्रॉपर बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ आंसर लिखना, ठीक है? अब एक बार ये बना दिया, फिर बहुत इजी हो गई बात। आपको इनर आउटर कॉम्प्लेक्स जज करते आएगा, बताओ इनर या आउटर? तो ये सर इनर डी ऑक्यूपाई करा, तो ये इसलिए इनर है, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? डी के कितने ऑक्यूपाई हुए? देखो 1 2 D2। एस के कितने ऑक्यूपाई है? एस। पी के कितने ऑक्यूपाई हुए? 3, तो D2sp3। समझा क्या? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? D2sp3, क्यों? डी के 2, एक एस का, 3 पी के। समझा? यस सो नो? यस। ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टाहेड्रल। कैसे पता ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है? भैया ML6, मतलब एक मेटल और 6 लिगेंड में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आंख बंद करके ऑक्टाहेड्रल लिखना है। एक मेटल विद 6 लिगेंड आता है तो क्या करना है? आंख बंद करके ऑक्टाहेड्रल ही लिखना है, और कोई जिंदगी में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अभी अंधे तो हो नहीं, ये पूरा ड्रॉ किया तो दिख रहा है कि एक भी अनपेयर्ड दिख रहा है अभी, कि सारे पेयरिंग हो चुकी है, सारी की सारी पेयरिंग हो चुकी है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो लो स्पिन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो हाई स्पिन होते। यस और नो? समझा क्या? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते तो हाई स्पिन होते, यहां पर नहीं एग्जिस्ट कर रहे ना, तो कैसे हैं? लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक। ये मैंने ट्रिक बताई हुई है बहुत बार पहले भी, फिर से याद कर लेना। पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो क्या? पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। यहां पे सारे के सारे पेयर्ड हैं, यस और नो? तो इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, है ना? और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n × n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर n की वैल्यू ही 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट वीबीटी, जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमको कैसे पता चलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4 ही है हमारे सिलेबस में। कौन से? CO CN EN NH3। याद कर लो, रिपीट कर लो, रट लो। क्या क्या बोलो? CO CN EN NH3। बोलो फिर से, कौन से हैं? CO CN EN NH3। मैंने ये बात इसको एक याद करने का ट्रिक बनाया हुआ है। कोई बात सुनी इन्होंने नहीं, ये सुनते नहीं किसी की बात, ये धक्का मार के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते भाई यहां से चल जाके उधर बैठ, पेयरिंग कर, ये सुनते नहीं है बात। तो इसलिए CO CN EN NH3 ऐसे याद करना है। समझ में आया क्या? कोई बात सुनी इन्होंने नहीं, कोई से CO याद हो जाएगा, सुनी से साइनाइड याद हो जाएगा, इन्होंने से EN याद हो जाएगा, NH नहीं से NH3 याद हो जाएगा। समझा क्या?
यस और नो? यस। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो। अभी पहला वाला एग्जांपल मैंने पूरा टाइम लगा के आपको समझा, सेकंड थोड़ा फास्ट जाएंगे। देखो COCl4 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस। क्या बोलता है स्टेप 1, डिसोसिएशन कराने का जरूरत ही नहीं, कंपाउंड है ही नहीं, डायरेक्ट आयन दिया है तो अच्छा है, डायरेक्ट आयन है, एज इट इज लिख दिया स्टेप 1 में। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला, +2। कैसे निकाला ये नहीं आ रहा तो सीखो, कोबाल्ट +4 क्लोरीन इक्वल टू क्या आएगा, -2। क्यों -2 भाई, ये रहा ऊपर, समझ में आ रहा है? तो कोबाल्ट -4 इक्वल टू -2, तो कोबाल्ट विल बिकम +2। समझा क्या, यस और नो? कुशल, अगस्त्य, माधवी, आप लोग सब हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो? Is the audio, video, everything clear, right? Screen is clear? Are you all able to see this? Yes. Okay. चलो चेक। सो यहां पर देखिए बच्चों, CO -4 -2, कोबाल्ट कितना आएगा, +2। तो ये क्या आ गया, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर भैया सीधा दिख रहा है यार, लिगेंड 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करवाने। अब मेन बात क्या थी, क्लोरीन बताओ स्ट्रॉन्ग था कि वीक था? क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अब बोलोगे सर वीक है। चार ही तो स्ट्रॉन्ग थे ना हमारे, COCN, EN और NH3। तो क्लोरीन जो है वो वीक है ना? थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूं मैं, आई होप ये ब्राइटनेस, हाँ नाउ इट्स फाइन ना? ओके। सर बुड्ढे हो गए यार, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम दिखता है अभी मेरे को। हाँ देखो जरा, तो क्लोरीन जो है वो वीक है, तो वीक है तो पेयरिंग तो नहीं कराएगा। तो बताओ ये जो तीनों थे ये पेयर्ड रहेंगे कि अनपेयर्ड रहेंगे कि पेयर हो जाएंगे? अनपेयर्ड रहेंगे या पेयर्ड हो जाएंगे, क्या लगता है? करा पाएगा क्लोरीन की पेयरिंग? नहीं करा पाएगा क्योंकि वो वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, बरोबर ना? तो जब CO था 27, CO2+ बनना था तो 2 यहां से उड़ा दिया आपने, है ना? और 4 क्लोरीन को लाके सेटल किया, तो ये तो बोलते हम हटेंगे नहीं अपनी जगह से, तुमको बाहर रखना है तो रखो। तो आपने क्या किया, एक S और 3 P, तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई, sp3। क्लियर हुआ? यस और नो? यस, एकदम क्लियर। अच्छा ये 3 देखो, पैड है कि अनपैड है? अनपैड है, तो नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देखो, 3। कुछ नहीं करना है, देख के लिखना है, छोटे बच्चे भी लिख लेंगे। देखो एक बार आपने ये बनाना सीख लिया ना, जो मैंने आपको तरीका अभी एक ट्रिक एकदम सिंपल सी बता दिया, आपने बनाना सीख लिया, इजी हो जाएगा। देखो ये sp3, देखो ये sp3 हो गया, ठीक है। sp3 टेट्राहेड्रल होता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है ना? फिर 3 अनपैड इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं सर, ये रहे 3 अनपैड इलेक्ट्रॉन। और जैसे अनपैड हो गए तो लो स्पिन या हाई स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन होता है। और अनपैड है मतलब पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है। और म्यू का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n × n+2 यानी √15 यानी कि 3.9 बोर मैग्नेटॉन। समझ आया है ना? ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे क्या? चलो खुद से ट्राई करिए एक बार। नेक्स्ट कंपाउंड दिया मैंने आपको, खुद से एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या स्ट्रक्चर बनता है। चलिए चलो, टेक 30 सेकेंड्स, ट्राई, रफ में करो, फटाफट करो, देखो कि आपसे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि नहीं इसका। रफ में बना लो इसको। चलो देखो, क्विकली विल गो थ्रू, क्विकली। चलो पहला स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 आपने डिसोसिएशन किया डिसोसिएशन, ये निकला है ना, 3 सोडियम था तो ये 3- बरोबर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आया, +3। ओके, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भैया ऑब्वियसली दिख रहा है क्या, लिगेंड कितने, 6, तो कितना आया, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां तक क्लियर है? कोबाल्ट का नंबर था 27 बच्चों, तो 3d7 ये बना लिया आप लोगों ने ग्राउंड स्टेट, ठीक है, 3d7 4s2 है ना, ग्राउंड स्टेट बना लिया। फिर 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने थे, कहां से उड़ाएंगे, 2 यहां से और 1 यहां से, नोट करना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने थे ना, 2 और 1 दिख रहा है ये, नोट करो, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए। तो अब ये 3d7 का क्या हो गया, 3d6। समझ में आ रहा है, यस और नो? नोट करो, यस। और उसके बाद
NO2 आया, बताओ NO2 वीक या स्ट्रांग? NO2 वीक या स्ट्रांग? वीक। चार ही स्ट्रांग थे फिर से, CO, CN, EN, NH3, उसके अलावा सारे वीक ही हैं। तो NO2 कैसा वीक है? तो इनकी पेयरिंग कराने की औकात है क्या उसकी? नहीं है। तो ये सब अनपेयर्ड रहेंगे, बोलो हाँ या ना? तो NO2 1 2 3 4 5 6 कहां कहां गए सर? एक S में गया, 3 P में गए, 2 D में गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d2। बोलो यस और नो? इजी। गया भेजे में। अच्छा, इसने अंदर के डी 3D ऑक्यूपाई किए या बाहर के डी 4D ऑक्यूपाई किए लिगेंड ने? तो बोलोगे सर 4D ऑक्यूपाई किए, तो आउटर डी, यस और नो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे या नहीं थे? हाँ सर थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो लो स्पिन या हाई स्पिन? हाई स्पिन, है ना? तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। और म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फॉर्मूला क्या था? n इंटू n+2 का रूट, यानी रूट ऑफ 4 इंटू 6 यानी कि रूट ऑफ 24 यानी 4.9 बोर मैग्नेटॉन। सर्व मुलांना कळतंय का मी काय बोलतोय? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओ सर, वेरी गुड, ओके। चलो अब आगे बात करेंगे हम, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब ये एक सेपरेट टॉपिक नहीं है एज सच, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक सेपरेट टॉपिक नहीं है, पर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और उसको एकदम सिंप्लीफाई करके अपन पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में बहुत सारा कचरा दिया हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है टेक्स्ट बुक में, और फालतू भर भर के रबिश, they've literally dumped rubbish into the chapter here, so please ignore all that. Honestly, just do this, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे सामने, इतना करो टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ट्रस्ट में आप सारे क्वेश्चन बना लो। फंडा देखो, देखो जरा क्या है। आपके सिलेबस में दो ही टाइप के कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, मेटल विद 4 लिगेंड और मेटल विद 6 लिगेंड। या तो मेटल विद 6 लिगेंड या मेटल विद 4 लिगेंड। समझो ऐसा है कि ये FeCN6 है ना, ये मेटल विद 6 लिगेंड वाला हो गया, या CONH3 5 टाइम्स या H2O 1 टाइम, ऐसा। मतलब कि समझे, एक मेटल और 6 लिगेंड वाला हिसाब है किसमें? ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में एक मेटल विद 6 लिगेंड है। समझ में आ रहा है कि ML6 का मतलब? यस और नो? बढ़िया। तो ML6 का मतलब एक मेटल और 6 लिगेंड। ML4 का मतलब बताओ क्या होगा? एक मेटल और 4 लिगेंड, है ना? ये भी ऑब्वियस हो गया। अब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है? देखो, अगर ML4 है तो या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनार हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी। ML4 है तो क्या है? या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लेनार हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी। और ML6 में तो वाह बल्ले बल्ले, एकदम एक ही है, क्या? ऑक्टाहेड, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जैसी, अगर मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स दूं, अच्छा चलो बताओ, ये कोई मतलब एकदम गधा बच्चों को वो बता देगा। देखो, क्रोमियम के साथ में मान लो 3 क्लोरीन है और 3 आयोडीन है, मान लो, है ना? बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या? कोई दिमाग लगाना है ज्यादा? कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 6 लिगेंड। ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। खत्म, इट इज दैट सिंपल, है ना? और एक देखो, मान लो कोबाल्ट, नहीं आयन विद SCN6 टाइम्स, कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 6। क्या है? ऑक्टाहेड्रल, सिंपल। अच्छा, एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला बता दो। मान लो आयन विद C2O4 3 टाइम्स, अब ये एक्चुअली 3 लिगेंड है या 6 है? ये बाइडेंटेड लिगेंड 3 है, 3 बाइडेंटेड लिगेंड है। मतलब C2O4 जो होता है ना ऑक्सिलेटो, ये 2 के बराबर होता है ना, बाइडेंटेड है। शुरू में क्लासिफाई किया हमने, याद करना। तो ये भी ML6 है ना, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया क्या? यस। तो ML6 में तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है आपको, क्या है? ऑक्टाहेड्रल। समझ गया क्या? अब उसमें अगर आप देखेंगे ML6 में, जब हमने VBT से उसका पूरा स्ट्रक्चर निकाला तो हमने इनर आउटर जज किया, यस और नो? अगर इनर था तो D2sp3 और आउटर था तो sp3d2, यही दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लिया। समझ में आया क्या? इनर और आउटर में क्या करेंगे बच्चों?
D2sp3 और sp3d2, ये आप क्या निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल में एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, क्या, sp3। स्क्वायर प्लेनर में फिर से दो पॉसिबिलिटीज है, dsp2 और sp2d। अगेन कैसे निकालेंगे वो, VBT से। क्लियर है, फिर से देखो, ध्यान से सुनो समझो। Ml4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन फिक्स, क्या, sp3। स्क्वायर प्लेनर में दो पॉसिबिलिटी, कौन सी, dsp2 या sp2d। नया कुछ नहीं है, सिर्फ ये d पहले या बाद में, मतलब इनर या आउटर उसके ऊपर। सेम वे Ml6 में एक ही ज्योमेट्री, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 या sp3d2। समझ में आया क्या? अगर याद रखने में डिफिकल्टी होती है तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो, एक D, एक S और दो P, टोटल कितने हुए बताओ, 4 है ना। तो देखो ये Ml4 है ना, 2D, एक S और 3 P, टोटल कितने हुए, 6। ये देखो Ml6, इजी, यस ऑन, समझ आ गया, ओके। तो कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स यानी कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और VBT के हिसाब से उनका क्या, उनकी ज्योमेट्री, उनकी हाइब्रिडाइजेशन और उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो द आइडिया इज दिस दैट VBT में अपन इन सारी प्रॉपर्टीज को जज कर पा रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज योर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। VBT के लिमिटेशंस हैं, यहां पर मैंने मार्क किए हुए, आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो मोर देन इनफ है। स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड हम VBT में अप्लाई तो करते हैं, बट VBT से पता नहीं चलता कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन है, ठीक है, और कलर नहीं मालूम पड़ता। सबसे दो मेजर आपके ये हैं, ठीक है। VBT जो है ना वो स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर नहीं बताता लिगेंड्स का, एक तो ये बात हो गई, और दूसरा कलर के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो उसके लिए सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थियरी आ जाती है हमारी CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थियरी। लास्ट थियरी कौन सी आ जाती है, क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी अपने आप में एक बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, अपन उसको सिंप्लीफाई करके एकदम से एकदम डम डाउन वर्जन आपको मैं बताता हूं, ठीक है। एग्जाम में लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। वैसे CFT पे बोर्ड्स लेवल पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखो तो ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड्स लेवल पे आपके नहीं आते, बट फिर भी एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कवर कर लेते। देखो CFT का मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, और CFSE का मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है जरा समझो। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां रहते हैं, एटम के अंदर शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे आपकी एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बिल्डिंग यानी कि विंग है, ए विंग, बी विंग, और उसके अंदर एक घर है, घर के अंदर एक रूम है, आप रहते हो रूम में, है ना। आप भले लोगों को बोलो मैं बिल्डिंग में रहता हूं या कॉम्प्लेक्स में रहता हूं या घर में रहता हूं, बट आप रहते तो टेक्निकली रूम में हो ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में है, शेल में है, सबशेल में है, ऑर्बिटल में, एक्चुअली ऑर्बिटल में, पहली बात। अब इन ऑर्बिटल्स में S, P, D ऐसे सबशेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। हमारा फोकस है यहां पर D ऑर्बिटल्स, हमारा फोकस किसके ऊपर है, D ऑर्बिटल्स पे। तो D सबशेल में टोटल ना बच्चों 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, 5। कौन से हैं उनके नाम याद कर लो, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। फिर से देख लो, XY, YZ, ZX, X² - Y² एंड Z²। ये 5 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। बात ये क्लियर हुई, समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 XY, YZ और ZX जो आप देख रहे हो, ये 3 एक अलग सेट में आते हैं और ये 2 एक अलग सेट में आते हैं। इनका मतलब क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। सेट क्यों अलग बनाया, नोटिस करिए कि इन इन ऑर्बिटल्स के जो लोब्स है, ये दिख रहा है लोब्स, ये क्या है, लोब्स हैं, वो 2 एक्सिस के बीच में है, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस। कैन यू सी दैट, क्या ये विजिबल है, टेल मी। ये देखो 2 एक्सिस के बीच में है ना, और ये दोनों में ये एक्सिस के अलोंग है, अलोंग द एक्सिस। कैसे है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये 2 सेट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 2 अलग अलग सेट बन रहे हैं,
एक बिटवीन द एक्सिस और एक अलोंग द एक्सिस। अब इन सेट को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? T2 एंड E। वो T2 का मतलब क्या है, E का मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। आपसे याद रखो दो सेट का नाम क्या है, T2 और सेट है और E सेट है, ठीक है ना, T2 सेट और E सेट। अब होता क्या, ध्यान से सुन। जब Ml4 कॉम्प्लेक्स बना, कौन सा बना? Ml4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके पास बना। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? Ml4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, तो आप यूज करेंगे E और T2, ऐसा टर्म्स क्या यूज करेंगे? E और T2। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना यानी Ml6 में, तब आप EG और T2G, मतलब एक G नया वर्ड लगा देंगे, G का मतलब यहां पर जेरेड होता है, दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में बट बता रहा हूं, सिर्फ याद रखना। टेट्राहेड्रल के लिए E और T2, ऑक्टाहेड्रल के लिए EG और T2G, याद रहेगा? यस, ऑक्टाहेड्रल बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, उसको रिस्पेक्ट देना है, जी लगाने, जी, है ना? ओके, जैसे पार्ले जी, पार्ले जी को बहुत ऐसा रिस्पेक्ट, सबसे सस्ता बिस्किट। ओके, सो द आइडिया इज दैट यू हैव E एंड T2, ऐसे दो अलग अलग सेट बन गए और वो सेट्स के हमने नाम दे दी। ओके, क्यों बने सेट? क्यों बने सेट? ये सेट्स बने ऐसे, ये समझने के लिए हम ये डायग्राम को रेफर करें। हमारे पास पहले पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के थे। पहले क्या थे? पांचों ऑर्बिटल, पहले पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के थे, मतलब डीजेनरेट थे। कैसे थे? डीजेनरेट, यानी कि शेम टू शेम एनर्जी के। समझा क्या? पर जब लिगेंड आया, जब लिगेंड आया तो इन पांचों का बिहेवियर बदल गया। इन पांचों का बिहेवियर बदल गया। क्या किया इन्होंने? इनके बीच में लिगेंड आके इनके बीच में झगड़ा लगा दिया, फूट डाल दिया। पहले पांच दोस्त थे, पांचों एक जैसे थे, अब क्या होगा? 3 और 2 का ग्रुप बना दिया, झगड़ा लगा दिया बीच में। समझा क्या? तो ईजी ग्रुप, ध्यान से सुनना, ईजी ग्रुप हायर एनर्जी ग्रुप बन गया, T2G ग्रुप लोअर एनर्जी ग्रुप बन गया। क्या बन गया? बोलो। ईजी ग्रुप हायर एनर्जी ग्रुप बन गया, T2G ग्रुप लोअर एनर्जी ग्रुप बन गया। जी लिखा है मतलब ऑक्टा या टेट्रा? ऑक्टाहेड। जी नहीं लिखा रहता तो टेट्राहेड। फंडा बाकी पूरा सेम, कुछ नया नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, टेंशन मत। ठीक है, फिर से देखो, Eg और T2G, Eg बोले तो हायर ग्रुप, T2G बोले तो लोअर एनर्जी ग्रुप। क्लियर? और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इजी? समझ में आया? जो दरार आ गई, जो डिफरेंस आ गया, जो फूट पड़ गई, झगड़ा हो गया, तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, उस डिफरेंस का नाम ही है क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यस सोनो? क्लियर है? यस। अब होता क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, वो भी समझ लेते हैं। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने में उतनी दिक्कत होगी। यस और नो? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स को वहां जाने में। यस और नो? है ना? अच्छा, तो ये जो डिफरेंस है वो एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है? सेपरेशन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा टू मूव फ्रॉम T2G टू EG। अब आप बोलोगे सर ये क्यों रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट क्यों है? तो रेलेवेंट इसलिए, देखो समझो, मेरे को इस कॉम्प्लेक्स में 5 इलेक्ट्रॉन डालने के थे। अगर ये दोनों एकदम नजदीक नजदीक होते हैं एनर्जी, ऐसे होते, तो मैं 1 2 3 4 5 ऐसे डाल देता, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से जाता, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत नहीं है। समझ में आया क्या? लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत है तो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन बोलेगा ऊपर जाने की मेरी औकात नहीं, मेरे को यहीं पे रहने दो, लोअर एनर्जी में मेरे को रहने दो। समझ में आया क्या? यानी पेयरिंग हो जाएगी ना, पेयरिंग करवाई जबरदस्ती,
कैसे नो, है कि नहीं? तो पेयरिंग हुई या नहीं, वो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ज्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा सके, यहीं का यहीं पेयरिंग हो जाए, गया भेजे में। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते थे। आई होप ये समझ में आया, ज्यादा हाई फंडू नहीं हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने ज्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट किया, ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, पेयरिंग हो गई। ओके, बाकी ऑनेस्टली इसमें जैसा मैंने कहा बहुत सारा रबिश है जो बोर्ड्स लेवल के लिए तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, आप उसको इग्नोर कंप्लीटली कर सकते, ठीक है। कलर वगैरह पे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो फैक्चुअल चीजें हैं जैसे कि इसका वायलेट कलर है, वो मैंने मार्क किया, आप यहां से लर्न कर लेना, ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट मत कर। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी पॉपुलर डायरेक्ट क्वेश्चन बॉस, वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। बायोलॉजी में क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम एट द सेंटर, हीमोग्लोबिन जो आपके बॉडी में होता है, जो मॉलिक्यूल, बायो वाले स्टूडेंट्स को तो ये पता ही हुआ, आई एम श्योर, यस याद होगा ना, अपन ने सर्कुलेशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है ये। हीमोग्लोबिन में सेंटर में क्या होता है, आयन, जो आपका ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल आपके ब्लड में, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, बराबर। मेडिसिन में सिस्प्लैटिन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, मार्वल की एमसीक्यू बुक खोलोगे तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सिस्प्लैटिन। वो आई थिंक कौन से तो चैप्टर में, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही है वो। यहां पर सिस्प्लैटिन जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, प्लैटिनम से बनता है। ईडीटी अभी बताया था मैंने, लेड पॉइजनिंग, वाटर का वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए ईडीटी वगैरह ये, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नोबल मेटल्स, ठीक है। ये हो गई एप्लीकेशंस। लास्ट पार्ट है हमारा आइसोमेरिज्म, लास्ट पार्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमेशा लास्ट में करने का इसका, क्योंकि आइसोमेरिज्म को ना कॉन्सेप्चुअली नहीं करना, एग्जाम्पल से करना है सीधा। इसके आइसोमेरिज्म की मैंने एक सब सिंपल सी ट्रिक बनाई हुई है, आप ट्रिक से याद रख लो, 5 मिनट के अंदर आपको आइसोमर सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखो बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है फंडा, देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ, तो ऑर्गेनिक में बचपन से पढ़ाई, मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको बस से भी, क्या है बताओ। आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, करेक्ट, इसी को आइसोमर बोलते हैं ना। अरे यस नो, आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। और ऑर्गेनिक में याद है आइसोमेरिज्म 2 टाइप के थे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, यहां पर भी वही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो सेम, बट डिफरेंस इज ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल में आते थे रिंग चेन, टॉटोमर, मेटामर, ये सब आते थे, है ना, फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन, वो सब। यहां पर स्ट्रक्चरल में आते हैं 4, कौन से, कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन और लिंकेज। कौन से 4 बोलो, रिपीट करो, कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन और लिंकेज। इसकी सिंपल सी ट्रिक अपन ने बनाई हुई है, कौन सी, चिल मारने का, चिल, CHIL, आइसोमेरिज्म पढ़ने का, चिल मारने का, CHIL, मतलब कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन, लिंकेज। समझ में आया क्या, अरे हाया ना, यस। अच्छा अभी हर एक को एग्जांपल से करेंगे। स्टीरियो में तो वही पुराना घिसा पिटा, वही ज्योमेट्रिक, उसमें सीसर ट्रांस, वही ऑप्टिकल, उसमें इनैंशियोमर, ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहले आ जाओ स्ट्रक्चरल पे, स्ट्रक्चरल पे आओ, उसमें पहला कौन सा है, कोऑर्डिनेट आइसोमर, क्या है, कोऑर्डिनेट आइसोमर। स्ट्रक्चरल में कोऑर्डिनेट आइसोमर समझने के लिए एकदम सिंपल सा फंडा है, फंडा क्या है, बोथ द कैटायन एंड एनायन बोथ ऑफ देम शुड बी कॉम्प्लेक्स। तो जब भी आपको दोनों कॉम्प्लेक्स दिख जाए, क्या दिख जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स दिख जाए, तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेट आइसोमर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, कोऑर्डिनेट आइसोमर, दोनों कॉम्प्लेक्स, यानी कि कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स दिख जाए तो क्या बनने वाला है, बोलो, कोऑर्डिनेट आइसोमर। कैसे बनेगा कोऑर्डिनेट आइसोमर, ध्यान से देखो, इसका मेटल इसको दे दो, इसका मेटल इसको दे दो, तो कोबाल्ट के साथ अमोनिया था और साइनाइड के साथ आयन था, बरोबर। अब आयन अमोनिया के साथ आ गया और कोबाल्ट साइनाइड के साथ आ गया। समझ आया क्या, यस सो नो। कोऑर्डिनेट का लॉजिक क्या था, बोलो, बोथ शुड बी कॉम्प्लेक्स, कैटायन एनायन बोथ शुड बी कॉम्प्लेक्स, यू जस्ट एक्सचेंज द, है ना, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस वाले पार्ट, जो लिगेंड है ना, वो एक्सचेंज कर लिए, या बोलो या तो लिगेंड एक्सचेंज कर लिया, मेटल एक्सचेंज कर लिया, बात वही हो गई ना। अच्छा तो इसमें लॉजिक और कॉमन सेंस लगा के बताना कि ये 6 वाला था, ये भी 6 वाला था, तो ही एक्सचेंज पॉसिबल होगा ना। ये 6 और 4 होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, एक्सचेंज ढंग से नहीं बनेगा, सही बात है ना।
तो एटलीस्ट दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर मैच करना चाहिए, यस और नो? क्लियर? हाइड्रेट में क्या करेंगे? हाइड्रेट में नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या है? पानी। तो वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड होना चाहिए। हाइड्रेट में क्या होगा बोलो? लिगेंड क्या होना चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल। और बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होना चाहिए। उसमें क्या करना है? एक लिगेंड को बाहर लाओ और उसको वाटर से रिप्लेस करो, बस। क्या करना है बोलो? लिगेंड को बाहर लाओ और वाटर से रिप्लेस करो। देखो जैसे कि क्लोरीन बाहर लाए और वाटर अंदर डाल दिया, तो वाटर लिगेंड बन गया, क्लोरीन काउंटर आयन बन गया। समझा क्या? वो हमारा फेवरेट अक्षय कुमार वाला मीम याद है ना? ऐसा करके स्विच करता है ना वो, है ना? तो क्लोरीन और वाटर यानी एक्वा और क्लोरीन स्विच। क्लियर? वो बोला हाइड्रेट। सेम टू सेम आयोनाइजेशन भी है, डिफरेंस इज कि यहां पर वाटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई और चीज एक्सचेंज हो रही। देखो यहां पर ब्रोमीन और क्लोरीन थे, ब्रोमीन बोला मैं अंदर जाएगा, क्लोरीन बोला मैं बाहर आएगा, फिर वही। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बोलो कि हाइड्रेट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर, यस और नो? हाइड्रेट इज अ स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर। समझ में आया सबके? जब एक्सचेंज हो जाए आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर की चीजें एक्सचेंज हो जाए तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और उसमें वाटर इन्वॉल्व हो जाए तो हाइड्रेट। समझा? और लिंकेज वाला तो बहुत इजी, आप देख के ही, मतलब एकदम इजी, आप समझ जाओगे देख के। HCN और NCS बताओ क्या होगा? यहां पर सल्फर से बॉन्डिंग हुई थी, यहां पर नाइट्रोजन से, मतलब लिंकेज के लिए क्या कंडीशन थी बोलो गोचू बच्चों? एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिंकेज के लिए क्या चाहिए था बोलो? एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो ही लिंकेज आइसोमर दिखेगा। यानी अगर मैं बोलूं क्रोमियम विद साइनाइड 6 टाइम्स एंड क्रोमियम विद आइसोसाइनाइड 6 टाइम्स, बताओ ये दोनों कैसे टाइप के आइसोमर है? तो कोई गधा भी बता देगा कैसे टाइप के आइसोमर है। लिंकेज आइसोमर है, सर दिख रहा है, साइनाइड और एनसी। सिंपल, समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके। देन यू हैव ज्योमेट्रिक, देन यू हैव ज्योमेट्रिक। अब ज्योमेट्रिक में टेक्स्ट बुक गोज ऑन एंड ऑन फॉर पेजेस एंड पेजेस। डोंट रीड, इट इज रबिश, इट इज रबिश। डू दिस चार्ट ओनली। ध्यान से देखो, ML4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दो ही ऑप्शन थे, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिक नहीं दिखता, हटाओ भाड़ में गया। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं दिखता, हटा दो। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कोई भी एंगल 180 डिग्रीज नहीं है। ट्रांस के लिए क्या चाहिए बोलो? सिस ट्रांस बनाना है, बरोबर? ट्रांस के लिए एंगल क्या मांगता है बोलो? 180, बरोबर है? टेट्राहेड्रल में कोई एंगल 180 बन सकता है क्या? सारे एंगल 109 होते हैं ना टेट्राहेड्रल में, तो 180 तो बनेगा नहीं, है ना? इसका मतलब टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिक आइसोमर मिलेगा नहीं। ओके। स्क्वायर प्लेनर में जब चारों लिगेंड एक जैसे होंगे तो भी ज्योमेट्रिक नहीं बनेगा। A3B मतलब कि ऐसा मेटल है और A और B ऐसा है तो भी नहीं मिलेगा ज्योमेट्रिक आइसोमर। काय को नहीं मिलेगा बताओ जरा, लॉजिकली सोचो। देखो ये मेटल है, ये A और B। अब आप ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाने के लिए इसको यहां से यहां एक्सचेंज कर भी लोगे मान लो, तो कुछ नया बनेगा क्या? A के सामने A आ जाएगा तो ऑलरेडी है, इसलिए नया कुछ नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ज्योमेट्रिक आइसोमर में Ma2B2 मतलब ये देखो, MAAB ऐसा बन सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी थी। MABBA, समझा? ये देखो AA सिस AA ट्रांस सामने सामने आ गए, समझा क्या? AA सिस AA ट्रांस, यहां पे BB सिस, यहां BB ट्रांस, दिख रहा है? अलग नया नया कुछ बना ना, तो इसको बोलते हैं सिस ट्रांस। तो कितने बने? दो पॉसिबिलिटीज बने, दो ऐसे स्ट्रक्चर बने यहां पर सिस ट्रांस बने। MABCD, ABCD में कैसे आएगा बोलो? तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी। एक बार A के सामने B ट्रांस में आ जाएगा, एक बार A के सामने C ट्रांस में आ जाएगा, एक बार A के सामने D ट्रांस में आ जाएगा। तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी, बोलो यस और नो। समझ में आया क्या? MABCD मतलब एक मेटल और चार अलग अलग लिगेंड है तो आपके तीन अलग अलग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे, यस और नो? डिड यू गेट दैट? यस बच्चों,
ओके, ऑक्टाहेड्रल में ML6 में आपको एक ही ढंग का याद रखना है टू बी ऑनेस्ट, ज्योमेट्रिक आइसोमर में, वो है ऑल सिस एंड ऑल ट्रांस। वो कब दिखता है? MA3B3 में। क्या दिखता है, कभी दिखता है बोलो? MA3B3 में। क्या होता है उसका मतलब? देखो यहां पर ए और ए सब बाजू बाजू में कि सामने सामने? क्या लगता है? सब एक दूसरे के बाजू में है, मतलब ऑल सिस। सारे बी भी एक दूसरे के बाजू में, मतलब ऑल सिस। तो जब सब कुछ सिस है, सारे ए भी सिस है और सारे बी भी सिस है, उसको बोलते हैं FAC, यानी फेस आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेस, FAC, फेस। फेशियल वर्ड से आता है वो, फेशियल। फैक नहीं बोलना है, फैक नहीं बोलना है इसको। क्या बोलना है? फेस। फेस आइसोमर मतलब फेशियल, समझा? और अगर ट्रांस आ जाए, देखो यहां पर ए और ए ट्रांस, मतलब सामने सामने 180 डिग्री पे बच्चों। ए और बी ट्रांस दिख रहा है क्या? ये भी ट्रांस है। और बी और बी ट्रांस, ये भी दिख रहा है क्या? बोलो यस और नो। ए ट्रांस, ए बी ट्रांस, बी बी ट्रांस, सारे ट्रांस हो गए। ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं मेरीडियोनल। क्या बोलते हैं? मेरीडियोनल, मर। मेरीडियोनल यानी मर। तो MA3B3 में दो पॉसिबिलिटीज है आइसोमर की, फेस और मर। बोलो कौन सी है? फेस और मर। समझ में आया? फेस मतलब ऑल सिस, मर मतलब ऑल ट्रांस। ये वर्ड आना चाहिए आपके आंसर में। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन MA3B3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ये डायग्राम बनाना है और फेस और मर ये बताना जरूरी है। आई होप ये क्लियर है। ये मैंने मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा यहां पर किया हुआ है, ठीक है? मतलब अगर आप PCM वाले हो तो आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन से भी निकालते आना चाहिए, ठीक है? 15 आइसोमर बनेंगे, MABCDEF, 6 लिगेंड है तो उसके 15 आइसोमर बनते हैं। वैसे आपको एग्जाम में कोई जिंदगी में पूछने वाला नहीं है, तो टेंशन मत लो, ठीक है? ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ऐसा था इसलिए मैंने बता दी। ओके, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट टू एंड अपना रिवीजन समझ में आ गया। यस अभी ये वाला जो PDF है ये देख लो, इसमें अपने पास एक्सरसाइज क्वेश्चन तो है ही, एक्सरसाइज क्वेश्चन तो है यहां पर, और most of the IUPAC names and everything we've solved. Also, I will mark here the, आप लोग साथ साथ में अभी ये देख के ही मार्क कर लो, ठीक है? PDF दे दो, PDF दे दो, ये हल्ला मत करना, ठीक है? खुद से यहां पर अभी सामने सामने मार्क करके लो कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के ज्यादा हाई चांसेस है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको वही पढ़ना है, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे साथ साथ में मार्क करके ले लो। ये अभी क्लियर है एकदम? Can you see this on the screen here? Okay. Now, I'm marking the questions which are, जिसके आने के चांसेस थोड़े हाई हैं, बट फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ही आएगा, ठीक है? हमने सब कुछ कवर किया है। ओके, ये वाला VBT के अकॉर्डिंग, ठीक है? VBT के अकॉर्डिंग आएगा। COF6 पे पहले भी बोर्ड्स में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये PYQ में है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ कोर्स इसी साल आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर बाइडेंटेड लिगेंड्स? यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स? ये मैंने बताया आज। होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन हमने किया, इसमें से आपको जज करना है कौन से वाले हैं। ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड्स में। फॉर्मूले डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं विद एग्जांपल वन ईच। VBT वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है VCl4 VBT का। ऐसे और भी आ सकते हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आज किए। ड्रॉ आइसोमर्स, हर एक का आपको आइसोमर बनाने आना चाहिए, जैसे कि इसका, तो अगर आप देखोगे तो ये PTNH3 ट्वाइस ClNO2 है, मतलब कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? MA2, अमोनिया 2 है, B एक क्लोरीन है और एक ये है, तो MA2BC।
है ना, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये वाला देखोगे तो MA4B2 ये टाइप का कॉम्प्लेक्स है, जो हमने चार्ट बनाया है वो लिखना है, देखो उसमें से। ओके, ज्योमेट्रिक एंड ये आपकी नवनीत की जो डाइजेस्ट है उसमें इसका आंसर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, देन व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट आर कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, हमने वो क्लासिफाई किया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनके आने के हाई चांसेस है आई वुड से। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही आएगा, बट बहुत ही हाई चांसेस है, या तो सेम टू सेम क्वेश्चन या इन्हीं के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ओके, देख के प्रॉपरली मार्क करके ले लो। चलो ठीक है, सो फिनिश्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज का आज। अभी इसको आधा घंटा लो, पूरे चैप्टर को अभी अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया, फ्रेश है आपके दिमाग में। आधे घंटे में पूरा गो थ्रू करो, आधा पौना घंटा लगेगा, गो थ्रू करके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है लर्न करके खत्म कर दो इसको। ठीक है, और जो भी IUPAC नेम्स वगैरह उनको प्रैक्टिस कर लो, इट शुड बी मोर देन इनफ। ओके बच्चों, बाय बाय।